जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के तहत नवीन दिशा निर्देश के बारे में। जी हाँ, यह आप वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वह जुड़ी हुई है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और ये जानकारी है 18 जुलाई 2022 की। मतलब विद्या संबल योजना के तहत जो सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थी लगाए जाने हैं, उनके रूप में नवीन दिशा निर्देश इस वीडियो में है। तो इस पीडीएफ को भी आप पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन उसमें समझना आपके लिए कठिनाई होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक सारांश के तौर पर बहुत ही सरल स्पष्टीकरण के साथ आपको बताया है कि ये योजना क्या है, इसमें चयन के मानदंड क्या होंगे, इसमें वेतन क्या होगा और इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि विषय शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट दिया हुआ है, विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में। और इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत है। मतलब जो ऑर्डर पूर्व में जारी हुआ है उसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन क्या हुए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में जो संशोधन हुआ है कि विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। मतलब यह है कि यदि वह 3rd ग्रेड लेवल 1 के लिए चयन के लिए आता है तो उसके पास बीएसटीसी होनी चाहिए। यदि वह 3rd ग्रेड 2nd लेवल के लिए आना चाहता है तो उसके पास बीए और बीएड होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम वांछित योग्यता उसके पास होनी जरूरी है। इसके बाद दूसरी बात बताइए इस आदेश में कि पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता क्या रहेगी। तो इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधान जो किया गया है वो न्यूनतम योग्यता है। अब यहाँ यदि आप व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए यदि आवेदन कर रहे हैं तो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें आप स्नातकोत्तर होने चाहिए या समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए, साथ में आपकी बीएड हो। यदि व्याख्याता आप भौतिक, रसायन और गणित, तो भी आप स्नातकोत्तर होने चाहिए और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। स्नातकोत्तर मतलब यहाँ आप एमएसए माने। यदि आप वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे अंग्रेजी, चाहे गणित, चाहे हिंदी, चाहे तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी कोई, तो ये जो विषय है इन विषय में आप स्नातक हो प्लस आप बीएड हो। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान से आप पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, कम से कम 2 विषय। अब देखिए विज्ञान के लिए है तो कम से कम 2 विषय आपके स्नातक परीक्षा में हो प्लस आप बीएड हो। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक है आप, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम 2 वैकल्पिक विषय, इसमें भी 2 है। कम से कम 2 विषय में आप स्नातक हो प्लस आप बीएड हो। तो ध्यान दें, आप ये जो सामाजिक विज्ञान के लिए हैं इनमें 2 विषय होने जरूरी है और विज्ञान विषय में भी 2 विषय आपके स्नातक यानी बीए में होने जरूरी है। इसके बाद यदि आप लेवल 2 यानी लेवल 2 है, ये आता है आपके 3rd ग्रेड में, तो लेवल 2 अंग्रेजी और गणित से आवेदन करना चाह रहे हैं तो न्यूनतम 50% अंक के साथ आप स्नातक यानी बीए में आपके गणित और अंग्रेजी है, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं उसमें 50% होनी चाहिए, प्लस बीएड व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण की और जिसकी वैधता अभी समाप्त नहीं हुई हो। तो लेवल 2 से आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो लेवल 2 की रीट परीक्षा आपने पास की हुई हो और उसके जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता अभी समाप्त नहीं हुई हो संबंधित विषय में। यदि आप अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 50% अंकों के साथ 12th कक्षा आपने उत्तीर्ण की हो
और डीएलएड और न्यूनतम अंकों के साथ रीट फर्स्ट लेवल है आपने पास कर रखी हो और उसकी वैधता अभी समाप्त नहीं हुई हो। ध्यान देने की बात है पॉइंट नंबर 6 और 7। इसके बाद यदि आप पीटीआई शारीरिक शिक्षक के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो 12th, और साथ ही आपने सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड इनमें से कोई एक डिग्री हासिल की हो। प्रयोगशाला सहायक आप है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 वैकल्पिक विषय। ध्यान दें, इनमें से 3 विषय आपके सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा में शामिल रहे हों, यानी 12th या 12th के समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने दी उसमें तीनों विषय शामिल रहे हों तो आप प्रयोगशाला पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ निर्देश है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमें जानने कि सेवानिवृत्त शिक्षक, उनके लिए ये 2 निर्देश है कि सेवानिवृत्त शिक्षक जिस समय जिस पद पर कार्यरत था उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित कर ली हो। जिस पद से रिटायर्ड हुआ है उस पद के लिए वह योग्य होगा, लेकिन उस पद में भी न्यूनतम वांछित योग्यता होनी चाहिए। जैसे अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता नहीं है। अब निजी कैंडिडेट है, यदि नए अभ्यर्थी है तो उनके लिए रीट पास होना जरूरी है, जबकि जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए रीट पास होना जरूरी नहीं है। और सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में पात्र होंगे। यदि उनकी आयु 65 या 65 से कम है तो वो योग्य है, यदि 65 प्लस हो जाती है तो वो योग्य नहीं है। अब विद्या संबल योजना है, इसमें सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थियों के गेस्ट फैकल्टी चयन की क्या प्रक्रिया होगी? तो इसमें प्रक्रिया पॉइंट नंबर 1 में साफ लिखा है कि निजी अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में 2 अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापकों की एक कमेटी विद्यालय स्तर पर गठित होगी। 2 वरिष्ठ शिक्षक यदि उस विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो सीबीओ अपने ब्लॉक से कहीं से भी 2 शिक्षकों का मनोनयन कमेटी के लिए कर सकता है। अब किस विद्यालय में कितने पद रिक्त है, इससे संबंधित जो रिक्तियां हैं उनका विभागीय वेबसाइट पर और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रधानाचार्य है वह ये सूचना जारी करेगा और आसार्थियों से आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन ध्यान दें, इसमें आप जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय जारी करेगा। ये आवेदन पत्र कब लेने हैं, कब रिक्तियां प्रकाशित करनी है, कब विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर खाली पदों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है और कब आवेदन पत्र मांगने हैं, इसका कार्यक्रम निदेशालय अलग से जारी करेगा। इसलिए इस बारे में अभी आवेदन पत्र नहीं मांगे गए। पॉइंट नंबर 3 कहता है किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन होने पर, यदि पद 1 है आवेदन 5 आते हैं तो वरीयता के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। अब वरीयता क्या रहेगी? जैसे सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो वह सेकेंड लेवल के लिए, और यदि बीएसटीसी या डीएलएड है तो वह अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होगा। अब वरीयता सूची का निर्धारण कैसे होगा कि आपकी शैक्षिक योग्यता जितनी भी है उनके अंक लिए जाएंगे 75% और आपकी प्रशैक्षिक योग्यता जितनी भी है उनके अंक लिए जाएंगे 25%। तो इसके आधार पर निर्धारण होगा, यानी अंक भार 75% और 25% लिया जाकर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो इस पॉइंट को गौर से देखना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपकी जितनी भी शैक्षिक योग्यता है उनका 75% और आपकी जितनी भी प्रशैक्षिक योग्यता है उनका 25% ये लिया जाएगा और फिर मेरिट बनेगी। अब यदि समान अंक आ जाते हैं किसी अभ्यर्थी के तो जो आयु में अधिक है, अधिक आयु का आसार्थी है, उसको वरीयता दी जाएगी। अब आवेदन कब लिए जाएंगे, यह पॉइंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आवेदन प्राप्त करने की अवधि और चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय पृथक से जारी करेगा। अभी इसके बारे में न तो आवेदन लेने की बात हुई है और न ही रिक्तियां प्रकाशित करने की बात हुई है। अब होगा ये कि चयनित जो अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के
पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिनों में सहमति प्रदान करनी होगी। संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य ग्रहण करने आएंगे। तो वो पहले सहमति देंगे कि मैं इस पद के लिए कार्यभार ग्रहण करना चाहता हूं, और संस्था प्रधान उनको जो समय देंगे उस समय में आकर वे कार्य ग्रहण करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर, यदि आपका चयन हो जाता है और आप 7 दिवस के अंदर तक आप सहमति नहीं देते हैं, तो वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जाएगा। मतलब 7 दिन तक आप सहमति नहीं देते हैं तो 8वें दिन आपके बाद जो वरीयता सूची में है उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयनित किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर सत्र के अंत तक या नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। अब ये गेस्ट फैकल्टी है, ये परमानेंट आपका पद नहीं है। यदि आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगते हैं और सत्र के अंत तक या मध्य सत्र के बीच में जिस विषय के पद पर आप पदस्थापित है उसका अध्यापक यदि ज्वाइन कर लेता है तो आपका पद समाप्त समझा जाएगा। तो गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से यदि पद पहले भी भरा जाता है तो आपको अस्थायी तौर पर रखा है। जिस दिन पद भरा जाएगा उस दिन आपका चयन रद्द माना जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 11 का है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 में वर्णित है। तो आप इसको भी भली भांति पढ़ लें कि इसमें क्या वर्णन किया हुआ है। इसके बाद आगे की बात के रूप में हम देखें तो गेस्ट फैकल्टी में कितना मानदेय होगा। तो यदि आप 3rd ग्रेड कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं तो आपको प्रति घंटा 300 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको अधिकतम मासिक वेतन 21,000 मिलेगा। चाहे आप पीरियड 8 लेते हैं, 8 पीरियड के हिसाब से तो माने तो दिन के 2400 रुपये हो जाते हैं और महीने के है वो 72,000 हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको 1 घंटे के 300 रुपये मिलेंगे प्रति कालांश, तो आपको अधिकतम महीने में 2100 रुपये ही मिलेंगे। यदि आप 2nd ग्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं, कक्षा 9-10 पढ़ा रहे हैं, आपको 350 रुपये प्रति घंटे मिलेंगे, लेकिन आपको 25,000 से अधिक नहीं मिलेंगे। यदि आप 1st ग्रेड यानी लेक्चरर के लिए आवेदन कर रहे हैं, कक्षा 11-12 पढ़ाएंगे, आपको 400 रुपये प्रति घंटे मिलेंगे, लेकिन 30,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। यदि आप पीटीआई शारीरिक शिक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपको 300 रुपये प्रति घंटे, लेकिन 21,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और यदि आप प्रयोगशाला सहायक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आपको 300 रुपये प्रति घंटे यानी 21,000 रुपये मासिक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो अब ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनका मुख्य अधिकारी कौन होगा? तो गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन है वो संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता यदि आप में पाया जाता है, संस्था प्रधान को लगता है कि आप में कार्यकुशलता का अभाव है, यदि आप दुराचरण से ग्रस्त है, यदि आप में अनियमितता है, यदि कार्य के प्रति अनुपस्थिति की दशा में जो सक्षम अधिकारी संस्था प्रधान है वो बिना कारण बताए आपको कार्य से निर्मुक्त भी कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपका नियुक्ति अधिकारी संस्था प्रधान है, वो सर्वे सर्वा है। यदि उसको लगता है कि आप में निम्न कार्यकुशलता है, दुराचरण है, अनियमितता है, अनुपस्थित रहते हैं आपको, तो वह बिना कोई कारण बताए आपको पद से हटा भी सकता है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित और प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। तो ये जो प्रस्ताव था ये आपने देखा कि गौरव अग्रवाल IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से निकला हुआ है, जिसकी तारीख आपने ऊपर देखी कि ये तारीख है 18 जुलाई 2021। 18 जुलाई 2021 का ये जो ऑर्डर था, इसका मैंने एक आसान भाषा के रूप में प्रस्तुतिकरण आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि आप आसानी से समझ सके कि विद्या संबल योजना क्या है। मिलेंगे किसी और शिक्षा विभाग की नवीनतम जानकारी के लिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।